हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में एक चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम था कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने उसके बेसिक्स सीखे थे। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि कंसाइनमेंट के अंदर दो पर्सन होते हैं। नंबर वन कंसाइनर, जो कि सामान भेजता है, और दूसरा पर्सन होता है कंसाइनी, जो पर्सन डिलीवरी लेता है, और ये कमीशन एजेंट की तरह काम करता है। इसको कमीशन मिलती है, तीन तरीके की कमीशन हम यानी कि कंसाइनर जो है कंसाइनी को देता है। नंबर वन जनरल कमीशन, नंबर टू डेल क्रेड कमीशन, नंबर थ्री ओवर राइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन यानी कि जनरल कमीशन दी जाती है सेल्स के ऊपर या फिर इनवॉइस प्राइस के ऊपर। सेल प्राइस ही मानिए, अभी आप इनवॉइसेस के क्वेश्चन अभी करेंगे। अच्छा जी, तो जनरल कमीशन सेल्स के ऊपर दी जाती है, डेल क्रेड कमीशन बैड डेट्स के लिए दी जाती है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आप इसको क्रेडिट सेल पे ना दे करके टोटल सेल्स पे दें। और हमारे पास ओवर राइडिंग कमीशन, एक्सेसिव सेल, यानी कि कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला था कि आप ₹10 का बेचिएगा और इसने उसे 12 का बेच दिया, तो जो ₹2 एक्स्ट्रा पे इसने बेचा है, उस ₹2 एक्स्ट्रा के लिए इसको कमीशन रिसीव होती है। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कंसाइनर कंसाइनी के और अपने सब तरीके के खर्चे टिल द डेट ऑफ सेल सारे के सारे जो है अपने ऊपर लेता है। तो ये कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और जब काम पूरा हो जाता है तो रेमिटेंस यानी कि कंसाइनी जो है कंसाइनर को सामान के बदले में पैसे भेज देता है अपने एक्सपेंसेस और कमीशन का अमाउंट निकालने के बाद, ठीक है। चलिए, ये तो था लास्ट क्लास की बात। अब हम लोग करेंगे आज की क्लास में जर्नल एंट्रीज। अब देखिएगा, जैसे भी हमने लास्ट क्लास में कहानी सीखी थी उसी तरीके से हम क्या करेंगे सर, अपने पास में जर्नल एंट्रीज फॉर्म करेंगे। तो ये जर्नल एंट्रीज हैं, ये जर्नल एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ तो लिखिएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। Here OR stands for consigner and EE stands for consignee, ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाई जा रही है सर? जर्नल एंट्री बनाई जा रही है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है जी। तो एक एक चीज लिखेंगे, सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट के रूल्स याद दिला दूं एक बारी फिर से। सर, हमारे पास में CLEAR क्लियर एक वर्ड है। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडिचर्स और लॉसेस, A स्टैंड्स फॉर असेट्स and R stands for revenue और gains, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और जब भी डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। एक्सपेंडिचर और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ठीक है जी। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, ये आपने पहले भी सीखे हुए हैं मेरे साथ में और अपनी क्लास 11th के अंदर भी। हाँ सर, इसमें नई बात क्या है? ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। अच्छा, आइए इनको हटाते हैं और
आगे चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सर जर्नल एंट्रीज। अब ना हमारे पास में हम जर्नल एंट्रीज लिखें उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम बना रहे हैं। कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में दो बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है सर? कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट का है। किसका है सर? नॉमिनल अकाउंट का है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट का है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो, और क्रेडिट साइड पे हम सारी इनकम्स या फिर गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं अगर वो इंक्रीज हो जाती हैं तो। ठीक है जी, ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है। ओके, अच्छा सर, ठीक है, ये बात हमारे को समझ में आ गई कि हमारे पास एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, नॉमिनल अकाउंट, जो कि नेचर में है, और सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंसाइनमेंट कहाँ आ जाएंगे? डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आ जाएंगी। अच्छा, अब कंसाइनर की ही बुक्स ऑफ अकाउंट में, कंसाइनर की ही बुक्स ऑफ अकाउंट में एक अकाउंट बनेगा कंसाइनी अकाउंट। मतलब वो किस पे नजर रख रहा है? जिसको उसने सामान भेजा है उस पे। तो यहां पे बुक्स ऑफ कंसाइनर हैं। ये क्या है? इन द बुक्स ऑफ in the books of consignor, ये क्या है सर? कंसाइनी अकाउंट। ओके, क्या है ये? कंसाइनी अकाउंट। ओके सर, अब ये किस नेचर का है सर? ये एक पर्सनल अकाउंट है। ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारे रूल्स हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं? हम ना जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। तो ये हमारे पास में कंसाइनी अकाउंट बनेगा। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे? अब कुछ भी चीज शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये है कंसाइनर और ये है कंसाइनी। हम इनके नाम रख देते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। और सर बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बननी है? बुक्स ऑफ अकाउंट बननी है मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस्टर वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट भी बननी है। यानी कि मतलब कि मिस्टर एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस्टर वाई का अकाउंट बनेगा, कंसाइनी का अकाउंट बनेगा कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके सर, अब देखो होगा क्या, जरा देखना, समझना मेरी बात को, कि फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी
is a creditor in the books of account of कंसाइनर। बोलिए ये स्टेटमेंट सही है क्या? जरा पढ़ें इसको। मैंने क्या बोला सर, एक्सपेंस किए किसने? कंसाइनी ने। तो कंसाइनी इन एक्सपेंसेस को कहां से रीएम्बर्स करवाएगा? कंसाइनर से करवाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? जी सर हम मानते हैं। तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसाइनी की क्या जगह है? यानी कि कंसाइनर ने कंसाइनी को ये पैसे देने हैं, तो कंसाइनी कंसाइनर का इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या बन जाएगा सर? डेटर बन जाए, ओ सॉरी क्रेडिटर बन जाएगा। यानी कि सिर्फ ये मत सोचिएगा, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि सर क्रेडिटर वही होता है जिसको कि हमने पैसा पे करना होता है, ठीक है, सिर्फ गुड्स के लिए। हर वो इंसान जिसको कि हमने पैसा पे करना है वो हमारी एक ऑब्लिगेशन है या फिर हमारा क्रेडिटर है। तो फॉर एक्सपेंसेस कंसाइनी इज अ क्रेडिटर, कंसाइनी इज अ क्रेडिटर इन द बुक्स ऑफ एक्स। ओके सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखना जरा, इसके बाद एक और स्टेटमेंट में लिखूंगा, जरा इसको छोटा कर लिया जाए। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैंने उसको रब नहीं किया। अच्छा सर, और लिखेंगे आगे। फॉर, अब मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं, देखिए अब इस चीज को भी समझिएगा। जैसे फॉर एक्सपेंसेस था, फॉर कमीशन, फॉर व्हाट? फॉर कमीशन। Consignee is a creditor consignee is a creditor in the books of account of कंसाइनर। हां सर बिल्कुल, क्योंकि कमीशन भी कंसाइनर ने किसको देनी है? कंसाइनी को देनी है। सेल्स पे हो, बैड डेट्स पे हो, ओवरराइडिंग कमीशन हो, हर तरह की कमीशन कंसाइनर ने कंसाइनी को देनी है। तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसाइनी कौन होगा? सर एक क्रेडिटर होगा। ये बात हमें समझ में आती? हां सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर अमाउंट ऑफ सेल, फॉर अमाउंट ऑफ सेल कंसाइनी इज अ डेटर in the books of account of consignor। हाँ जी, क्या ये मैंने ठीक लिखा है? हाँ सर। देखिए इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया, पहले ये बताओ सेल का पैसा जो है कंसाइनी अपने पास रखेगा? नहीं सर, वो कंसाइनर को पहुंचाएगा। तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसाइनी का क्या रेलेवेंस है? सेल्स के पैसे के लिए। सर कंसाइनी कंसाइनर का इस अमाउंट के लिए डेटर लगता है, क्यों? क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी से ये पैसा लेना है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर अमाउंट ऑफ सेल कंसाइनी इज अ डेटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंसाइनर। सिंपल। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये हमारी
चीजें डेटर और क्रेडिटर जो हैं वो पूरे टाइम हमारे पास में, हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक, ओके। उसके बाद ही हम जर्नल एंट्री फॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद ही हम जर्नल एंट्री फॉर्म कर सकते हैं। चले आगे क्या करेंगे, आगे जा करके आइए देखते हैं। सर सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये मिस्टर ए होंगे, ठीक है जी। प्रोसेस समझिएगा, ये मिस्टर ए थे, ये कौन थे, सप्लायर ऑफ कंसाइनर। कौन थे ये, सप्लायर ऑफ कंसाइनर। और ये कौन थे, मिस्टर एक्स। ये कौन थे सर, ये कंसाइनर थे, ठीक है जी। और ये कौन थे, मिस्टर वाई, ये थे कंसाइनी। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए से गुड्स परचेज की, है ना, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10 ईच। और कितनी गुड्स सर, 5000 गुड्स, 5000 यूनिट्स। ठीक है जी, 5000 गुड्स परचेज की एट द रेट 10 ईच। और कंसाइनर ने ये गुड्स पहुंचा दी किसको, कंसाइनी को। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, गुड्स सेंट टू कंसाइनी। कितनी गुड्स, पूरी की पूरी 5000 की 5000 गुड्स सेंट टू कंसाइनी, ठीक है, एट द रेट 12 ईच। कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या बोला, ये नहीं बताया कि मैंने 10 की खरीदी है, ये बोला कि आप इसको कितने की बेच देना, आप इसको 12 की बेच देना, 12 की बेच देना। ठीक है सर, बेच देंगे 12 की। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किए, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किए, तो यहां पे प्रॉफिट मार्जिन है ना, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ ₹2 ईच। ये प्रॉफिट किसका है, ऑफ मिस्टर एक्स एज ही इज अ कंसाइनर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है सर, हमारा कॉस्ट प्राइस है ₹10 ईच, और इसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हैं, इनवॉइस प्राइस। वो कितना है सर, ₹12 ईच। तो देयरफॉर ₹2 ईच इज द प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब मिस्टर एक्स गुड्स परचेज करके लेकर के आए होंगे, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आओ इसकी ना जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, और बिल्कुल जहां पे समझ नहीं आएगा वहां पे पूछना है, ठीक है जी। ये इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और ये चीज़ें हमारे सामने रहें, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये मैं इसको ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए सर, एंट्री ऑफ परचेस मिस्टर एक्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, इन द, हम सारी एंट्री किसकी बुक्स में सीखेंगे अभी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो हमने सबसे पहली एंट्री क्या की, फॉर परचेजेस। क्या एंट्री की, मान लीजिए कैश में परचेज किया उन्होंने, तो यहां पे उन्होंने एंट्री की सर
परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश परचेज कर ली होंगी मान लो, टू कैश अकाउंट। ओके, सबसे पहली एंट्री उन्होंने कितनी की सर 5000 इंटू 10 50,000। अच्छा, उन्होंने इसको किस में चार्ज कर दिया होगा सर ट्रेडिंग अकाउंट में, पहले इन्होंने ये किया। ठीक, आगे चलते हैं। अब सेकेंड एंट्री में उन्होंने क्या किया होगा, सेकेंड एंट्री में मिस्टर एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री हुई होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फाइनल अकाउंट पढ़ा है ना आपने, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये हमने चार्ज कर दिया किसको, अपने परचेजेस यहां से की एक्सपेंसेस को, कहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये मैंने क्या अकाउंट ओपन कर लिया यहां पे एक, सर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था। किसका ट्रेडिंग अकाउंट था ये, मिस्टर एक्स का। और यहां क्या लिख दूं सर, आप यहां लिख दीजिए टू परचेजेस, और परचेजेस कितने की 50,000 रुपीज की, ये मैंने यहां लिख दिया। ओके सर, अब परचेज करके क्या मैंने अपने पास रखी है, नहीं सर, मैंने इसको कहां रखना है, परचेज करके सेंड कर देना है। अच्छा, अभी है ना कंसाइनर किसके बारे में सोच रहा था, कंसाइनर सिर्फ गुड्स के बारे में सोच रहा था, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में सोच रहा था। तो उसने कहा क्यों ना गुड्स के लिए एक अकाउंट ओपन कर लूं, जिसका कि नाम मैं रख देता हूं क्या, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या नाम रख देता हूं इसका, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो उसने एक सेकंड अकाउंट ओपन किया, परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तो उसके पास था ही जहां पे परचेजेस लिखी हुई थी। तो उसने क्या किया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इसने ओपन कर लिया। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी, कौन सा अकाउंट ओपन कर लिया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर ये इसका नेचर क्या है, ये रियल अकाउंट है, इसके ऊपर रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये एक एसेट अकाउंट है, करंट एसेट अकाउंट है, यानी कि एक स्टॉक अकाउंट है ये। ठीक है जी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हम ओपन करेंगे जो कि एक एसेट अकाउंट है। ठीक है, आपने इसको कॉपी में नोट कर लिया, इस तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसको हटाना है। ठीक है जी, मुझे इसको यहां से हटाना है। तो अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या, तो मिस्टर एक्स जो है वो जर्नल एंट्री लिखेंगे कि ये परचेजेस से निकल करके कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग से निकल करके कहां चला जाएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 किस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो होगा क्या, ये जो परचेज करके लाया था गुड्स, उसको मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। तो परचेजेस मेरी कहां चार्ज हो चुकी हैं पहले से, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर ये परचेजेस बिकने के लिए सामान जाएगा, अगर ये मैं खुद ही बेच देता तो मैं यहां पे क्या एंट्री लिख देता, बाय सेल्स, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, मैं खुद तो बेच ही नहीं रहा हूं। तो मैं कैसे बेच रहा हूं इसको, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट से बेच रहा हूं। तो मेरे पास में जर्नल एंट्री क्या हो जानी चाहिए, और सोच के देखो, ये अमाउंट जो है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है सर, अपने आप में एक एसेट है, और एसेट अकाउंट के अंदर क्या आ गया है जी, स्टॉक आ गया है, तो एसेट बढ़ गया होगा, और जब एसेट बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट एक तरीके का क्या है, अब ये सामान अभी सेल तो नहीं हुआ, लेकिन सेल होने जा रहा है, शैल बी ट्रीटेड एज अ सेल, क्योंकि गुड्स सेंड की गई हैं। ठीक है जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो ये क्या हो रही है सर, हमारी यहाँ पे इनकम अभी हुई नहीं है, लेकिन इनकम की तरह ट्रीट की जा रही है, फ्यूचर में होगी, सेल होगी, अभी गुड्स सेंड किया है हमने। तो हमारे पास में क्या हो गया जी,
हमारे पास में हमारा नॉमिनल अकाउंट कौन सा वाला नॉमिनल अकाउंट सर? ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो स्ट्रेट अवे कि हमारे पास में दो चीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा। परचेजेस कहां थी? परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में थी। अब ट्रेडिंग अकाउंट से निकल करके जो है वो परचेजेस का रूप क्या ले लेगा? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ले लेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा सर? स्ट्रेट अवे क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। परचेजेस को हमने कहां चार्ज किया? ट्रेडिंग अकाउंट में, और फिर हमने जो गुड्स सेंड की उसको हमने क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, अब ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये तो ठीक है सर हमारे पास में, लेकिन ये अमाउंट कितना आएगा सर? ये एट इनवॉइस प्राइस आएगा। ये एट इनवॉइस प्राइस आएगा। कितने का इनवॉइस प्राइस पे? सर सेल प्राइस ही होता है ना ये एक तरीके का। तो वहां पे हमने क्या किया था? देखो ये पीछे था ना कि कितने का सामान था और कितने में भेजा था। अभी हमने ये यहां पे, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे 5000 गुड्स 12 के हिसाब से 60,000 हो गए। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60,000। सर ये मिसमैच नहीं हो जाएगा? नहीं, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास में एक तरीके का 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट फ्यूचर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये सेल का तरीके से देखा जा रहा है कि गुड्स भेजी गई है बिकने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो अब ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में कितने रुपए का है? 60,000 रुपीज का है। तो क्या मैं यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो, आ जाओ देखें। ये मैंने इसको थोड़ा इधर कर दिया और यहां पे मैंने एक ओपन कर दिया गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब स्पेस नहीं है, आप समझ जाना कि ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है। ठीक है जी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में स्टॉक आ चुका है। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं? टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से? 60,000। अच्छा जी, तो यानी कि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया 60,000 रुपीज। अब एक बात बताना, जरा सोच करके बताओ कि क्या मैंने अपने कंसाइनी से, अगर मैं कंसाइनर हूं तो क्या मैंने अपने कंसाइनी से सिर्फ गुड्स की ही बात करनी थी? क्या कोई एक्सपेंस की बात नहीं करनी थी? क्या मैंने उससे कोई कमीशन की बात नहीं करनी थी? क्या मैंने उससे बचे हुए कोई क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं करनी थी? या फिर मैंने कोई एबनॉर्मल लॉस की बात नहीं करनी थी? बिल्कुल करनी थी सर। तो क्या मेरा सिर्फ काम चल सकता है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट से? नहीं सर। तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अरे मैंने तो सिर्फ गुड्स के ऊपर कंसंट्रेट किया, लेकिन इस इंसान से जिसका कि नाम कंसाइनी है, इससे तो मुझे और भी कई मुद्दों पे बात करनी होगी, न केवल गुड्स सेंड बल्कि एक्सपेंस, बल्कि कमीशन, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक, बल्कि एबनॉर्मल लॉस। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इससे सारी जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिसको कि नाम दे देते हैं क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या नाम दे देते हैं सर? कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये कंसाइनमेंट अकाउंट किस नेचर का होता है सर? ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। यानी कि हमारी कहानी कहां से शुरू हुई थी? नॉमिनल अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट था और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट खोला। अब मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे तो कंसाइनमेंट अकाउंट की जरूरत है, क्योंकि मैं इससे सारी ट्रांजैक्शन, सिर्फ गुड्स की नहीं और भी चीजों की ट्रांजैक्शंस मैं इससे करने वाला हूं। तो सर अब देखने वाली बात यह है कि मेरे को एक तीसरा अकाउंट ओपन करना पड़ गया, मेरे को एक तीसरा अकाउंट ओपन करना पड़ गया जिसका कि नाम क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये एक नॉमिनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट है जिसकी कि डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स और गेन्स आती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। अब यहाँ पे मेरे पास में गुड्स को कहाँ ट्रांसफर किया गया, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। गुड्स को कहाँ ट्रांसफर किया गया, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। तो मेरे पास में ये मेरी फोर्थ एंट्री, क्या, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स सेंड on consignment account to where, consignment account। ठीक है जी। अब सर क्या होगा, कंसाइनी खुद तो गुड्स परचेज थोड़ी कर रहा था, वो तो जो भेजी जा रही थी उसी को रिसीव कर रहा था। तो यहां पे दो चीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा, दो अकाउंट के ऊपर। एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर, ठीक है जी, और दूसरा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के। अब देखो, जनरली जब हम परचेजेस करते हैं, परचेजेस को चार्ज करते हैं अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ऐसे ही ये वाली गुड्स भी क्या थी, कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए एक तरीके के परचेजेस थे, यानी कि परचेजेस यानी कि एक्सपेंसेस। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, इस केस में डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परचेजेस या फिर एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। सर कैसे एक्सपेंसेस बढ़ गए, समझा के तो बताओ। गुड्स सेंड की है हमने, तो गुड्स तो एसेट था ना, नहीं। जैसे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही एसेट कहे जाते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसी को हम अगले साल बेच पाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, हमारा एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। फीफो के हिसाब से चलते हैं ना हम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले जो है उसको पहले निकालेंगे, पहले जो है उसको पहले निकालेंगे और जो बाद में आया उसी में से सामान बचेगा। तो ओपनिंग स्टॉक shall be treated as and purchases shall be treated as an expenditure, although it was last year it was treated as a stock। तो हम क्या कह रहे हैं, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या डेबिट साइड पे लिखा जा रहा है एज एन एक्सपेंडिचर, यानी कि जैसे परचेजेस थी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं जी, एक्सपेंस की तरह से ट्रीट किया गया और एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया सर, डेबिट हो गया, डेबिट हो गया। और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया सर, हमारे पास में हमारा एक एसेट था, ये एसेट डिक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है जी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, एज एन एक्सपेंडिचर, जबकि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में यही अमाउंट एसेट की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, और कंसाइनमेंट अकाउंट में जहां पे एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जा रहा था वहां पे क्या हो गया, ये डेबिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना, वही 60,000 रुपीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में लिया था विद इनवॉइस प्राइस।
ओके, तो इनको जरा नोट कर लीजिए ध्यान से। ये लीजिए, ये शुरुआत से। चलिए आगे करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में हमारी 5th एंट्री थी शायद ये। जी, 5th एंट्री। सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर फॉर गुड्स सेंट। गुड्स भेजने के लिए कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, तो उसमें दो चीजों के ऊपर फर्क पड़ा होगा। क्या? एक तो सर इसके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए थे, और दूसरा इसका कैश या बैंक डिक्रीज हो गया था। एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो कहां इफेक्ट करते हैं सर? हमने कंसाइनमेंट अकाउंट खोला था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा सर? एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएगा, और बैंक यानी कि एक तरीके का एसेट है, एसेट डिक्रीज हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा सर? ये क्रेडिट हो जाएगा। हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये एक्सपेंसेस किसके थे? कंसाइनर के थे। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास में एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। 6th एंट्री expenses paid by consignee and incurred by कंसाइनर। क्योंकि कंसाइनर ने वादा किया था ना कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब मैं दूंगा, तो फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, सब चार्जेस अगर कंसाइनी ने कुछ पे किए हैं तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी सर? नंबर 1, कंसाइनर का एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और नंबर 2, क्योंकि ये पैसा उसने किसको देना है? कंसाइनी को देना है, तो कंसाइनी का अकाउंट जो कि इस टाइम पे क्या शेप ले रहा है? पैसा हमने कंसाइनी को, कंसाइनर ने पैसा किसको देना है? कंसाइनी को देना है ये वाला, तो कंसाइनी का अकाउंट क्या है? एक क्रेडिटर या फिर लाइबिलिटी का अकाउंट है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना? अब अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो कंसाइनी का अकाउंट क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बड़ी ही सिंपल है सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट।
ठीक है जी, ओके, अच्छा जी। चलिए नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं। कमीशन, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं। कौन सा नंबर था? 7th। कमीशन टू कंसाइनी फॉर सेल और बेड डेट्स। और एक्स्ट्रा सेल्स। ठीक है जी। अब देखो होगा क्या, ए और बी, ठीक है सर। होगा क्या, होगा ये कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। भाई कमीशन भी तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ से ये पैसा उसने कंसाइनी को देना है, तो कंसाइनी अकाउंट के अंदर सेम वही चीज, एक तरह की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट सर डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है जी सर, ये तो 6th एंट्री के सिमिलर ही है। हाँ जी, उसमें हमने उनको एक्सपेंस का पैसा रिएम्बर्स करना था कंसाइनर ने, और इसमें कमीशन का पैसा देना है, तो बात तो दोनों का सेम ही है, देना ही देना है और एक्सपेंसेस हैं दोनों ही, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। ओके सर, आगे चलते हैं। हाँ जी, एंट्री फॉर रिसीविंग कैश या फिर बिल्स रिसीवेबल और any amount as advance from कंसाइनी। बात समझ में आई कि कंसाइनर ने सामान भेजा, कंसाइनी ने उसको हो सकता है कैश दे दे, हो सकता है चेक दे दे, हो सकता है बिल्स रिसीवेबल दे दे, या कोई भी अमाउंट दे दे एज एन एडवांस कि सर बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, पहले ये अपना एक साउंड अमाउंट आप ले लीजिए एज एन एडवांस, ऐसा होता है। तो आप देखिए होगा क्या,
कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक तरफ से तो बैंक या बीआर या कैश, ये सारे ही हैं, ये सारे क्या हैं, एसेट है, ठीक है। तो या तो बैंक, बीआर या कैश, ये इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि अपने आप में एसेट है, इंक्रीज हो जाएंगे। और इस अमाउंट की बाद में देनदारी आती कंसाइनी के ऊपर, यानी कि कंसाइनी इसको बाद में देता, तो वो इस अमाउंट के लिए, सेल अमाउंट के लिए क्या था, डेटर था, किसका, कंसाइनर का, यानी कि ये अमाउंट उसने, कंसाइनर ने कंसाइनी से लेना था। तो अब हम क्या कहेंगे, हमारा एक डेटर जो है, उस डेटर का नाम क्या है, कंसाइनी, वो डेटर कम हो गया है, क्यों, क्योंकि उसने एडवांस में ही पेमेंट कर दी है। तो डेटर हमारा एसेट होता है, और अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा, और जो एसेट इंक्रीज हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, सिंपल। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, बैंक या फिर बीआर या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ये जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी, यानी कि कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अच्छा जी, आप इसको एक बारी दोबारा से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर कुछ छूट गया है तो। यहां तक मैंने आपको करवा ही दिया था, 4 पॉइंट तक, ये 5th एंट्री, ये 6th एंट्री, क्योंकि मुझे यहां से इसको रब करना है। ये 7th एंट्री, और ये 8th एंट्री, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री, एंट्री फॉर फाइनल पेमेंट टू कंसाइनर फ्रॉम whom, कंसाइनी, ठीक है जी, ओके।
तो हम क्या कहते हैं सर, एंट्री फाइनल पेमेंट की गई थी किसने, कंसाइनर को कंसाइनी ने। तो सर वही वाली एंट्री होगी इसमें भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर एक तरीके से कंसाइनर का बैंक जो है वो बढ़ गया और डेटर कम हो गया, तो वैसे ही करेंगे जो एडवांस वाली एंट्री थी। ठीक है, बिल्कुल आसान और सरल है ये चैप्टर एकदम। ये हमारे पास में लास्ट एंट्री थी। और चलिए आप करते हैं अपने पास में एक क्वेश्चन। ठीक, आइए देखिएगा क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से। लिखा है हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ मिस्टर कपिल ऑफ उदयपुर, यानी कि ये कंसाइनर है, कंसाइन टू मिस्टर भारत ऑफ भिवानी ऑन 1 जून 2016। कितने की और क्या? सर इन्होंने भेजा है 200 साइकिल्स। कितनी साइकिल सर? 200 साइकिल एट द रेट 15 पर साइकिल एट कॉस्ट। यानी कि इन्होंने बात की है अभी तक सिर्फ कॉस्ट की ही, इन्होंने इनवॉइस प्राइस की बात नहीं की। ठीक है, तो इन्होंने 1500 रुपये पर साइकिल के हिसाब से 200 साइकिल जो थी भेजी थी कंसाइनर को, कंसाइनर ने कंसाइनी को। और फिर लिखा हुआ भारत ने एक्सेप्ट किया ₹1 लाख BR, 1 लाख रुपए का BR जो था उन्होंने एक्सेप्ट किया और भेज दिया। अब मिस्टर कपिल ने इसको डिस्काउंट किया है 90,000 रुपीज के लिए, यानी कि 10,000 रुपीज जो थे वो मिस्टर कपिल के जो है वो लग गए एक्स्ट्रा, कहने का मतलब कैश ना होने की वजह से। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली क्वेश्चन है। और मिस्टर कपिल ने पे किए हैं 30,000 एज वेजेस, 2,000 रेलवे एंड फ्रेट के खर्चे और 1,000 रुपए पैकिंग एक्सपेंसेस। तो मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं चीज़ों को अभी अभी आइडेंटिफाई करता हूँ, तो हमारे पास में मोटी मोटी चीज़ें क्या आ जाती हैं कि सर गुड्स सेंड, आप लिखिएगा मेरे साथ में, सर गुड्स सेंड कितने की है? गुड्स सेंड है 200 इंटू 1500, यानी कि करीब करीब 3 लाख का सामान। ठीक है ना? हाँ जी, 3 लाख का सामान, करीब करीब 3 लाख का सामान गुड्स सेंड की गई। और BR रिसीव किया गया कंसाइनर के द्वारा, कितने का सर? ₹1 लाख का, और जिसमें कि डिस्काउंटिंग चार्जेस थे वो थे 10,000 रुपीज। ये हमें यहां पे दिखाई दिया। ठीक है जी, इतनी चीज अपनी कॉपी में लिखिए आप। और फिर इसके बाद क्या हुआ? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। तो हम कहते हैं ये क्या थे हमारे? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। तो इसको भी लिखेंगे आप, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। ये कितने थे सर? 3,000 प्लस 2,000 5,000 और 1,000 यानी कि 6,000। कंसाइनर ने कितने एक्सपेंस किए सर? 6,000 ऑन गुड्स सेंड। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है भारत पेड 1,000 फॉर अनलोडिंग, 500 फॉर ऑक्ट्रॉय
एंड 2000 एज गोडाउन रेंट। ठीक है जी, यानी कि कंसाइनी ने एक्सपेंस किए, कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किए, तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्सपेंस बाय कंसाइनी। ठीक है ना, और उसने एक्सपेंस किए दो तरीके के, एक तो रेकरिंग नेचर के और एक नॉन रेकरिंग नेचर के। लास्ट क्लास में याद है मैंने समझाया था रेकरिंग नेचर के और नॉन रेकरिंग नेचर के कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। जो स्टेशन से, कंसाइनी स्टेशन से गोडाउन तक लेके जाता है वो वन टाइम चार्जेस होते हैं, उसको हम नॉन रेकरिंग नेचर का कहते हैं। और जो गोडाउन में पहुंचने के बाद सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, इनको हम क्या कहते हैं, रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इसका क्या रेलेवेंस है वो हमें एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन में पता लगता है। तो यहां क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था सर कि भारत ने पे किए अनलोडिंग स्टेशन पे और 500 रुपए ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय होता है हमारे पास में, जैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट को क्रॉस करते हैं तो वहां पे कुछ ऑक्ट्रॉय चार्जेस लगते हैं, जैसे आपका टोल टैक्स वगैरह लगता है, तो गुड्स के लिए ये यहाँ पे लगता है। अच्छा, तो ये क्या थे सर, नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कितने थे, 1500। और सर रेकरिंग नेचर के बाद के खर्चे, गोडाउन रेंट था कितना सर, 2000। तो ये एक्सपेंसेस जो थे वो कंसाइनी ने खर्च किए। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, ये हमारे तीन जो हैं पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, ये तीन पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं। आप लोगों ने आई होप इसको लिख लिया होगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भारत ने रिसीव किया, यानी कि कंसाइनी ने रिसीव किया 5% जनरल कमीशन। अब जनरल कमीशन किसके ऊपर होगा सर, सेल्स के अमाउंट के ऊपर होगा। एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन, वो भी किस पे है सर, टोटल सेल्स पे है। तो टोटल इसका कमीशन जो है वो कितना है, 7% ऑन सेल्स। तो यहां पे एक पॉइंट और लिखिएगा, कमीशन ऑन सेल्स 7%, 5 + 2 दोनों को ऐड करके। इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। अच्छा, आगे कहता है भारत ने बेच दी 100 साइकिल्स, सोल्ड 100 साइकिल फॉर कैश, ₹1800 पर साइकिल एंड 50 साइकिल ऑन क्रेडिट, ऑन 50,000, 50 साइकिल ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2000 पर साइकिल। अब देखिएगा, समझिएगा बात को। वैसे तो डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो हमें मिलता है बेड डेट्स के अगेंस्ट, और जो बेड डेट्स होते हैं वो क्रेडिट सेल्स पे ही होते हैं, और यहाँ पे क्रेडिट सेल अलग से दी हुई है। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है, कहता है आप डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल्स पे ही दो। वो एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्सपेंस है, कंसाइनी को जो वो दे रहे हैं कमीशन, और ये सारी की सारी सेल कंसाइनर जो है वो कंसाइनी के द्वारा करवा रहा है क्रेडिट बेस पे। तो डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो टोटल सेल्स को, कुछ भी चाहे लिखा भी हो, इवन देन, यानी कि अगर लिखा भी है कि कैश में हुई है, इवन देन आप टोटल सेल्स पे ही डेल क्रेडिट कमीशन देंगे। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 और 2 7% को कमीशन ऑन सेल्स लिखा है। तो एक पॉइंट ये भी है। अच्छा, अब उन्होंने सेल्स कितनी की थी सर, इन्होंने सेल की थी, सेल बाय कंसाइनी। उन्होंने क्या किया, 100 साइकिल 1800 के हिसाब से बेच दी और 50 साइकिल 2000 रुपए के दाम से बेच दी, 2000 ईच। ओके, इस तरीके से उन्होंने सेल की। और लास्ट में जो है सारे एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस डिडक्ट और कमीशन डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट उसने, भारत ने कपिल को भेज दिया। अब आपने जो पॉइंट्स यहाँ नहीं लिखे उसको आप लिख लीजिए, नंबर 1 2 3 ऐसे सारे दिए हुए हैं, आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, जनरल एंट्रीज फॉर्म करेंगे और लेजर पोस्टिंग भी करेंगे। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बाद में,
वो इसको स्क्रीनशॉट या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकता है। ठीक है जी, चले करें इस क्वेश्चन को। आइए सर करते जी। तो हमने बनाना है क्या, इन द बुक्स ऑफ couple account, in the books of couple consignment account, ठीक है ना सर। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे हम। तो चलिए, ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट एक ओपन कर लिया, और जैसे जैसे हमने अभी जर्नल एंट्री की थी वैसे वैसे करते जाएंगे। और एक नेक्स्ट पेज पे, इन द बुक्स ऑफ कपिल, इन द बुक्स ऑफ कपिल भारत अकाउंट, यानी कि कंसाइनी का अकाउंट। ओके जी, कंसाइनी का अकाउंट। तो ये हमने कपिल की बुक्स में भारत का अकाउंट भी ओपन कर लिया। अब हम देखेंगे चीजों को और रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए था क्वेश्चन। सबसे पहले था गुड्स सेंड 3 लाख रुपए का। बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पे कोई परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि कपिल ने किसी और से परचेज किया था। तो यहाँ पे हमारे पास में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टू। अभी जो जर्नल एंट्री मैंने आप लोगों को सिखाई थी उसी के बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का सर, 3 लाख रुपए का। ये मैंने यहां लिख दिया। हमारी जर्नल एंट्री क्या सीखी थी हमने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सारी जस्टिफिकेशन मैं दे चुका हूं कि इसके अंदर जर्नल एंट्री ऐसी क्यों बनी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास में है बीआर रिसीव किया गया 1 लाख रुपए का। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बताइए बच्चों। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में, किसके बुक्स में, कपिल की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी। देखिए ध्यान से, बीआर अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट। पहले तो ये एंट्री बन जाएगी। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में तो इसका कोई लेना देना है नहीं। कंसाइनी के अकाउंट में जाऊंगा और क्या लिख दूंगा, बाय बीआर। कितने का बीआर था सर, 1 लाख रुपए का। आई होप आपको लेजर पोस्टिंग करनी आती है कि बीआर जो है वो डेबिट हुआ है तो कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखना है जी, बीआर का नाम। ओके ठीक है सर। अच्छा, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है सर, पहली जर्नल एंट्री तो ये हो गई। अच्छा, अब सेकंड जर्नल एंट्री, ये तो नंबर 1 एंट्री थी, इसको साथ के साथ लिख लीजिएगा क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा यहां से। फिर सेकंड जर्नल एंट्री क्या बनी, सेकंड जर्नल एंट्री वो डिस्काउंट करवा लाए यानी कि मिस्टर कपिल। तो उनकी एंट्री क्या बन गई सर, बैंक अकाउंट डेबिट। याद है बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने किया था डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। ओके, यहां पे कितना आ जाएगा बैंक में सर, 90,000, 10,000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस और 1 लाख का बीआर। सॉरी।
तो इसमें ना कंसाइनी अकाउंट और ना ही कंसाइनमेंट अकाउंट, कुछ भी कोई भी लेना देना नहीं था इसमें। एक सेकेंड ठहरिएगा। तो कुछ नहीं हुआ, कहीं भी एंट्री नहीं हुई, ना कंसाइनी अकाउंट में और ना ही कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये बात किसकी थी? ये बात थी पैसे को एनकैश कराने की। अब कभी आपने सोचा है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कहां जाते हैं? सर डिस्काउंटिंग चार्जेस कपिल के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर ये कंसाइनमेंट अकाउंट ना बना रहा होता, अगर कंसाइनमेंट अकाउंट की बात ना होती, नॉर्मली ये किसी से बीआर रिसीव करता, तो इन डिस्काउंटिंग चार्जेस को वो कहाँ लिखता? सर वो लिखता डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लिखता? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो क्या एंट्री बनाता? चार्ज करता P&L अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट के नाम पे क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो अब की बारी हम किसको डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को। और ये खर्चे भी कंसाइनमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मैं यहां क्या करूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो ये मेरी जर्नल एंट्री बनेगी। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। कितने का? सर 10,000 रुपए का खर्चा। ठीक है, ये 3 जनरल एंट्री आप लोगों ने लिख ली, क्योंकि मुझे इसको यहां से हटाना है। मुझे सिर्फ आपको यही बताना था, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी कि जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं, तो कहाँ आ जाएंगे? ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अच्छा सर, चलिए आगे चलते। चलिए आगे देखें क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है कि कंसाइनर ने एक्सपेंस कितने किए? 6,000 किए। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी जी? हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, ये एक्सपेंसेस हैं कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट। और ये किस चीज के लिए? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। ओके, कितना था सर? 6,000 रुपीज। इसमें कंसाइनर के ही एक्सपेंसेस है अभी तक, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस की तो अभी बात नहीं हुई है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एक्सपेंसेस किए थे कंसाइनी ने भी, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों नेचर के, यानी कि 3,500 के। रियम्बर्समेंट तो दोनों की होगी। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे टू भारत अकाउंट। ठीक है ना? और टू भारत कितने में थे? 3,500 टोटल, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों मिला करके। $3,500। ओके, 3,500। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कमीशन दी गई है, लेकिन कमीशन तो तब दी जाएगी ना जबकि सेल की बात होगी। पहले सेल्स की बात करेंगे। अब सेल्स होगी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल के पैसे के लिए, सेल के पैसे को हमने लेना है, कंसाइनर ने कंसाइनी से लेना है। तो कंसाइनर क्या बोलेगा? कंसाइनर बोलेगा कि कंसाइनी मेरा डेटर है इस अमाउंट के लिए, सेल्स के लिए। तो हमारे पास में क्या एंट्री बन जाएगी? फॉर सेल्स। शायद मैं ये आपको लिखवाना भूल गया था। फॉर सेल्स हमारी एंट्री बन जाएगी कंसाइनी
अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर इनकम हुई है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारा डेटर बन गया, हमने इससे पैसा लेना था, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे किसका नाम लिख देता हूं? बाय भारत। अब सेल कितने की हुई थी चेक कीजिएगा, 100 इंटू 1800, 50 इंटू 2000, 100 इंटू 1800 और 50 इंटू 2000, तो टोटल ये आ जाता है हमारे पास में 1,80,000 और 1,80,000 और साथ ही हम्म 2,80,000 रुपए का टोटल अमाउंट ये आ जाता है। ओके, इसको यहां से भगा देते और कंसाइनी अकाउंट के अंदर हमने 3500 और सेल की एंट्री करनी, तो ये हमने यहां पे लिखा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा सर? कमीशन का। और यहां क्या लिखा? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये किसका अमाउंट था सर? सेल्स का था। सेल्स थी 2,80,000 और कमीशन था कमीशन था या एक्सपेंसेस थे? चेक कर लें एक सेकंड। एक्सपेंसेस था सर, एक्सपेंसेस था, क्योंकि कमीशन तो हो ही नहीं सकता ना, अभी तो हमने सेल अभी अभी तो की है, तो एक्सपेंसेस थे ये 3,500 रुपए के। ठीक, ओके, 3,500 ये। अच्छा जी, इसके बाद क्या दिया हुआ है सर? 7% कमीशन देना है हमने। चलिए दे देते हैं 7% कमीशन। 7% कमीशन की हमारे पास जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर? एक्सपेंसेस बढ़े हैं कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो मैं यहां लिख देता हूं टू भारत अकाउंट। कितने की सेल्स सर? 2,80,000 के ऊपर 7% कमीशन देना है। ओके, आइए चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? पता नहीं, लेकिन मुझे मोबाइल से ही करना पड़ेगा फिलहाल। 2,80,000 का 7% 19,600 रुपीज आता है। और कंसाइनी के अकाउंट में भी जनरल एंट्री लिख दूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ₹19,600। ठीक है जी, और इसी के साथ ही मेरा क्वेश्चन जो है वो शायद पूरा हो जाता है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक मुझे निकालना होगा। चलिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए कंप्यूट कर लेते हैं कि हमारे को 200 गुड्स सेंड किए गए थे, आई गेस, हाँ 200 गुड्स सेंड किए गए थे। 100 जो है वो सेल किए गए और 50 और सेल किए गए। ठीक है, 150 गुड्स बिक चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने पास में कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या था, अगर इनवॉइस प्राइस पे होता तो उसको हम इनवॉइस प्राइस पे ही करते क्लोजिंग स्टॉक को। फिर मैं आपको थोड़ा दूसरा सिस्टम सिखाता। अच्छा, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। सर कितने का था, चेक करें। 1500 रुपए का एक साइकिल था। ठीक है, तो 1500 इंटू अनसोल्ड यूनिट कितने हैं सर, देखने वाली बात है। 200 यूनिट सेंड किए गए थे और 150 यूनिट बिक चुके हैं, तो 50 यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो 1500 इंटू ये शायद 7500 आ जाएगा। हाँ जी, 75,000 मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें ऐड कर देता हूं क्या, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कौन से नेचर के सर, नॉन रेकरिंग नेचर के। नॉन रेकरिंग नेचर के कितने थे कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग नेचर की होते हैं, 6000 थे। तो हम कहते हैं अगर 6000 रुपीज खर्च किए गए हैं कितनी गुड्स पे, 1500 गुड्स पे। ठीक है जी, 1500 गुड्स पे अगर 6000 खर्च किए गए तो बताइए 50 गुड्स पे कितने खर्च किए गए होंगे। ठीक, तो प्रोपोर्शनेट हम बना सकते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। 6000 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये आ जाता है ₹200। ओके, ऐसे ही प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कंसाइनी के, एक्सपेंडिचर बाय कंसाइनी, उन्होंने सिर्फ हमें नॉन रेकरिंग नेचर के लेने हैं, तो नॉन रेकरिंग नेचर के कितने हैं, 1500 है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सर उन्होंने 1500 रुपीज़ खर्च किए हैं 1500 यूनिट्स पे, तो बताइए 50 पे कितने किए होंगे सर, 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक का ग्रैंड टोटल कितना आ जाता है, यानी कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर भी हमारे को बीच में ऐड करने, 75,000 प्लस 200 प्लस 50, तो यह आ जाता है 75,250 रुपीज़। ओके, अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड पे, ऐसे ही ये कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय इन्वेंट्री या फिर स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कंसाइनी अकाउंट के अंदर एंटर कर देंगे, ये स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट है। ठीक है, वर्किंग नोट हमने कितने का बनाया था, 75,250, ये रहा सर 75,250 रुपीज। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है सर, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है बस। तो हम यहाँ लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट।
ठीक है, जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो ये कितनी आनी चाहिए, वट जो भी आ जाएगी, आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी, और ये हमारा फाइनल बैलेंस होगा जो कंसाइनी अकाउंट में आ जाएगा। तो 2,80,000 की सेल की थी, एक्सपेंस बी आर और कमीशन का अमाउंट काटने के बाद में रिमेनिंग अमाउंट बाय बैंक अकाउंट, यानी कि पैसा दे देगा कंसाइनी किसको, कंसाइनर को, ऐसा लिखा हुआ है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट जो एडवांस की थी। ठीक है जी, जैसे तो वो भी हमारी क्या आ जाएगी सर, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और इतना काम आप भी कर सकते हैं, ये जो भी आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आपको अगर क्वेश्चन देखना हो दोबारा से, ये रहा सर क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें। अच्छा, और ये रहे हमारे अकाउंट, शुरुआत से देख लीजिए। ये कंसाइनमेंट अकाउंट, नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए अगर कुछ नहीं बनाया आपने तो। और ये वर्किंग नोट है। चलें आगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखें। आइए, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक जर्नल एंट्री, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ जी, जर्नल एंट्री फॉर bad debts in the books of consignor if del cred commission not paid। अगर डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं किया गया तो बैड डेट जो है वो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया गया तो ये जर्नल एंट्री होगी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिएगा
यहां पे हमारे पास में दी हुई है इलिस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले इस चीज को समझते हैं, आंसर को नहीं देखना हमने बिल्कुल भी, ठीक है, आप आंसर को मत देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, बोला गया है कि मिस्टर राकेश ऑफ मुंबई, हमारे पास कौन थे, मिस्टर राकेश थे, इसको हटा देते हैं, हाँ जी, मिस्टर राकेश थे मुंबई के, ठीक, और उन्होंने सेंड किया 2000 टन कोल ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, 300 पर टन के हिसाब से, और कंसाइनर ने पे किए 10,000 एज कार्टेज, ₹8,000 एज वेजेस, और कंसाइनिंग ने स्पेंड किए 2,000 एक्सपेंसेस, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको क्या मानेंगे जी, नॉन रेकरिंग नेचर के मानेंगे स्टेशन से गोडाउन तक जाते हुए था ये। मिस्टर दीपक रिसीव 10% लेस कोल, मतलब कि ये जो 10% था, कितना टन भेजा गया था, 2000 टन भेजा गया था, और 10% कम हो गया था, तो 2000 का -10% 200, यानी कि 1800 यूनिट्स या 1800 टन रिसीव्ड हुआ है। और सर ये जो 200 टन्स है ना, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, इस बात को जान लीजिए। और ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है इन ट्रांजिट, ना कि इन गोडाउन, ये बात जान लीजिए। दीपक सोल्ड 1500 टन कोल एट द रेट 400 पर टन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसने तो हमसे सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक की बात कही है, लेकिन हम जो है हम क्या करेंगे, इसको एबनॉर्मल लॉस भी निकाल करके दिखा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आइए करते हैं अपने पास में, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ये हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस था। चलिए अब इसको यहां से डिलीट किया जाए। हाँ जी, पहले जरा चेक करें, ये देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया उसके हिसाब से जरा चेक कीजिएगा। जहां दिखाऊंगा, जितना दिखाऊंगा केवल उतना ही देखेंगे, उससे ज्यादा देखने की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा, इनको इसने नॉर्मल लॉस की तरह से ट्रीट किया है। खैर चलिए, मैं अगर बात करता हूं कि इसकी, मैं बात करता हूं इसकी ये कि ये एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट किया था। ये माना था कि जो कोयला है वो पूरा ही पहुंचना चाहिए था, तो मैंने इसको एबनॉर्मल लॉस माना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल नॉट गिवन इन क्वेश्चन दैट इट इज अ नॉर्मल लॉस, वी शैल एज्यूम दैट इट इज ए नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन दैट इट इज नॉर्मल लॉस, वी शैल एज्यूम इट एज ए एबनॉर्मल लॉस। तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर जो है वो कि यहां पे ये नॉर्मल लॉस है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था, ठीक। तो चलिए करते हैं अपने पास में, ये हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। आइए इसको सेपरेटली ही करेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास में क्या है सर, एबनॉर्मल लॉस। तो मैं यहां करता हूं कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। हाँ जी, 200 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है ना।
एक सेकेंड, इसको जरा क्वेश्चन पे ले आता हूं। ये रहा सर क्वेश्चन। हाँ जी, 200 यूनिट्स, फिर बड़ा हो गया। हाँ जी, अब ठीक है। 200 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गई थी, 300 पर टन की थी। चलिए अब करते हैं इसको। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस सर 200 यूनिट्स इंटू 300 ईच। 300 ही था, आप देख सकते हैं। ओके ठीक है जी। तो यहां पे 60,000 का मेरे ख्याल में 60,000 की कॉस्ट का लॉस हुआ है। अच्छा जी, ना केवल कॉस्ट का लॉस हुआ है बल्कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बाय कंसाइनर का भी लॉस हुआ है। हाँ सर बिल्कुल हुआ है। आइए देखते हैं उन्होंने कितने खर्च किए थे। कंसाइनर ने पे किए थे 10,000 और 8,000, यानी कि टोटल 18,000। और 18,000 अगर उन्होंने खर्च किए थे कितने यूनिट्स पे सर? 2,000 यूनिट्स पे। तो बताइए 200 यूनिट्स पे उन्होंने कितने खर्च किए होंगे? ठीक है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की कोई गलती हो, इसलिए क्रॉस वेरीफाई मैं हमेशा कर लेता हूं। 1800, ठीक है जी। और क्या प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर भी आएंगे बाय कंसाइनी? नहीं सर, ये गुड्स जो कि एबनॉर्मली लॉस्ट हुए हैं ये तो कंसाइनी को रिसीव ही नहीं हुए थे, तो कंसाइनी ने इसके ऊपर खर्चे कैसे किए हो सकते हैं? तो ये क्या था? नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहां पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 61,800 रुपीज एज एबनॉर्मल लॉस, एज एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। क्यों नहीं आए कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर? नॉट एप्लीकेबल क्यों हो गए? क्योंकि सर कंसाइनी के गोडाउन में ये लॉस नहीं हुआ था। अगर कंसाइनी के गोडाउन में ये लॉस हुआ होता तो कंसाइनी के भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर यहां पे आ जाते। खैर अभी तो नहीं है। अच्छा चलिए, ये तो हुआ हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर? कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। थोड़ी देर में मैं इसको समझाता हूँ एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कैसे लिखते हैं। आइए उससे पहले जरा क्लोजिंग स्टॉक को देख लें। ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो मैं यहां लिखता हूं कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चेक करें कितना बेच दिया था और कितना रह गया था। हाँ जी, 1500 टन, 200 टन खराब हो गया था, 2000 टोटल भेजा गया था। ठीक है जी। तो 2000 टन था, 200 इन ट्रांजिट एबनॉर्मली लॉस्ट हो गया था और 1500 बेच दिया गया। तो कितना बच गया हमारे पास में सर? 300 यूनिट्स, 300 टन। तो 300 टन और 1 टन की कॉस्ट थी हमारे पास 300 ही थी। तो यहां पे आ जाता है मेरे पास में 90,000। ठीक है जी, प्लस
proportionate expenditure by consignor, नॉन रेकरिंग नेचर के। उन्होंने 18,000 रुपए खर्च किए थे कितनी की गुड्स पे? सर 2,000 यूनिट्स पे। तो बताइए 300 यूनिट्स पे कितने खर्च किए होंगे? और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर वाले बाय कंसाइनी, क्योंकि ये कंसाइनी के पास तो पहुंचा था ना क्लोजिंग स्टॉक, तो उसने भी खर्च किए होंगे इसके ऊपर, इन गुड्स के ऊपर उन्होंने भी खर्च किए होंगे। लेकिन उन्होंने डिलीवरी ली थी, उन्होंने कंसाइनी ने स्पेंड किए थे 2,000 एक्सपेंसेस, तो इनको हम नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। तो 2,000 उन्होंने खर्च किए थे। अब की बार ध्यान दीजिएगा, 2,000 गुड्स पे नहीं, 2,000 टन पे नहीं, 1,800 टन पे, क्योंकि सर उन्होंने डिलीवरी ही ली थी 1,800 टन की, क्योंकि 200 टन तो माल खराब हो गया था ना इन ट्रांजिट। ठीक है, तो बताइए 300 टन पे कितना खर्च किया गया होगा? ओके, जो कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। 18,000 डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये आ जाता है 2,700। और यहां पे 2,000 डिवाइडेड बाय 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो 333.33। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आ जाता है? ये 92,700 प्लस 333.33, तो ये आ जाता है 93,033.33। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए, आंसर मत देखिएगा। आंसर मत देखिएगा, क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट किया था और मैंने अब नॉर्मल लॉस ट्रीट किया। अगर नॉर्मल लॉस ट्रीट करते तो कुछ और आता। आप इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, ये क्वेश्चन था। अगर आपने नोट करना है कॉपी में तो नोट कर लीजिए, आंसर मत नोट कीजिएगा। इसका आंसर ये है, ये है इसका आंसर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, अच्छा जी।
ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है इसको एज अ होमवर्क आप नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को आपने करना है सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है जी। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, और ये होमवर्क हमें करना है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 जनवरी, मैं आपकी स्क्रीन से आउट हो जाता हूं, दूर से ही देखता हूं और बोलता हूं। ऑन 1 जनवरी 2016 हिमी ग्लास वर्क्स फॉर मुंबई कंसाइंड टू पार्थ ऑफ भीलवाड़ा 100 cases at 16,000 ऑन कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं वहां पे ईच नहीं लिखा हुआ, वहां पे 100 केसेस की कॉस्ट कितनी लिखी हुई है, 16,000। बात समझ में आई? 16,000 ईच नहीं है। और ही पेड 1,000 रेलवे फ्रेट, 2,000 वेजेस। तो कंसाइनर ने नॉन रेकरिंग नेचर के, जो कि सारे एक्सपेंसेस उसके नॉन रेकरिंग नेचर के ही होते हैं, 2 तरह के एक्सपेंस किए हैं उसने। टोटल एक्सपेंस किए कितने? 3,000। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 केसेस वर लॉस्ट एंड रिमेनिंग केसेस वर रिसीव्ड बाय पार्थ। तो लॉस्ट कितने हैं? 10। सेंड कितने किए गए थे? इधर देखिएगा, सेंड कितने थे सर? सेंड थे हमारे पास में 100। लॉस्ट हैं सर 90, ओ सॉरी 10। देयरफॉर रिसीव्ड बाय कंसाइनी सर 90। तो याद रखिएगा इसी गुड्स पे उसने कुछ खर्चे किए होंगे और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ही हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब उन्होंने, कंसाइनी ने डिलीवरी ली है और ऑक्ट्रॉय पे किया कितना? 1,000। सेल्स एक्सपेंस पे किए हैं 500। गोडाउन रेंट पे किया है 500। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी में, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी के 2 तरह के खर्चे हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के और रेकरिंग नेचर के। तो नॉन रेकरिंग नेचर के सिर्फ 1,000 ही है ऑक्ट्रॉय, जबकि रेकरिंग नेचर के उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं सेल्स एक्सपेंस और गोडाउन रेंट ₹1,000। ओके, रेकरिंग नेचर। पार्थ सोल्ड 75 cases at the rate 200 per case. Parth receive 5% commission on sales and remaining amount sent to consigner by consignee. तो यहां पे इसने सेल कितने की है? 75 केसेस। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना है? अनसोल्ड स्टॉक कितने यूनिट्स हैं सर? 100 भेजे गए थे, 10 लॉस्ट हो गए थे, 90 रिसीव हुए थे और उसमें से 75 बेच दिए गए। ठीक है ना? तो कितना हो जाता है ये हमारे पास में? 15 यूनिट्स जो हैं वो अनसोल्ड हैं, जिसके की अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कंसाइनर के एक्सपेंसेस के आ जाएंगे और कंसाइनी के सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, वो भी 90 यूनिट्स पे। यानी कि कंसाइनी के क्लोजिंग स्टॉक में एक्सपेंसेस कितने जुड़ेंगे? 1,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 15 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें आप लोगों को समझा दी हैं। ये क्वेश्चन को आप जो है, जो ये की पॉइंट्स थे लिखवा दिए मैंने आपको, आप इस क्वेश्चन को अब कर सकते हैं इन होमवर्क। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को यहाँ से हटा दूं तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो कोई बच्चा अगर नोट करना चाहता है तो कर सकता है। ये लीजिए क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है बेटा, आप चाहें तो आप, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन लेकर के आएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपकी आज की क्लास से आपने काफ़ी कुछ सोचा होगा। ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, इट विल हेल्प यू।
ठीक है जी, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।